नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे बेरियम मील के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, इसी से आपको पता चल रहा है कि आज हमारी जो भी टॉपिक की स्टडी है, जो भी फोकस है, वो इसी एक्सरे पे बेस्ड है, इसी स्टडी पे बेस्ड है। लेकिन ये स्टडी स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम इसमें बेरियम का कंट्रास्ट देते हैं, जिसका अलग अलग इंडिकेशंस, कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बेरियम मील एक्चुअली क्या है? इसके बेरियम की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, बेरियम इनीमा, ये सारी स्टडीज़ होती हैं। उन्हीं में से एक स्टडी है बेरियम मील। हम बेरियम स्वेलो के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो ईज़ोफेगस की स्टडी है। अब हम बात करते हैं कि बेरियम मील क्या है। बेरियम मील में जो लास्ट आपका ईज़ोफेगस होता है, उसके बाद स्टमक एंड देन ड्यूडेनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इतना पार्ट हम जब फोकस करते हैं तो इसको बेरियम मील बोला जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्टमक, ड्यूडेनम और जेजुनम, ये जो पार्ट है ये कवर हो रहा है। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं, क्यों करते हैं हम इसे? जब पेशेंट को एनोरेक्सिया की कंडीशन है, एनोरेक्सिया कंडीशन, अब यहाँ पे जितनी भी कंडीशन दे रखी है, मुझे लगा जिन के मुझे आपको टर्म्स की मीनिंग बतानी चाहिए, उनके लिए स्पेशली मैंने यहाँ टर्म्स एंड मीनिंग का भी बना रखा है स्लाइड। ठीक है, तो एनोरेक्सिया क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अभी हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या क्या इंडिकेशन है। एनोरेक्सिया है वेट लॉस की अगर प्रॉब्लम है, या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अनीमिया है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, अपर एब्डोमिनल मास है, एपिगैस्ट्रिक है, पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज है, या ऑब्स्ट्रक्शन है, या मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसी कोई भी प्रॉब्लम है। एनोरेक्सिया क्या होता है? ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है कि जो एपेटाइट है खाने को लेके वो कम हो जाती है। तो वेट क्या होता है, उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं कि पेशेंट का वेट कम होता चला जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, थकान महसूस होने लगती है। तो ये सारी एनोरेक्सिया की कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन थी डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या होता है, ये जो जब डिस्पेप्सिया होता है तो आपकी जो अपर एब्डोमेन है उसमें क्या होता है, पेन होता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम भी होती है पेशेंट को। ये देखो, यहाँ पे ये डिस्पेप्सिया, ये आपका स्टमक है। फिर उसके बाद ये ड्यूडेनम और जेजुनम का थोड़ा सा पार्ट दिखा रखा है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे स्टमक में एसिड है, ठीक है। यहाँ पे स्टमक में जब एसिड है तो यहाँ ये चीज़ अब आपके अपर एब्डोमेन में क्या करेगी, पेन क्रिएट करेगी। इस पेन को क्या बोलते हैं आप लोग? इस पेन को आप डिस्पेप्सिया बोलते हैं। इसकी वजह से खाने में आपको जो खाना है वो ठीक से पचता नहीं है, फिर पेट में जलन होता है, दर्द होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन दे रखी थी एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन कौन सा पेन होता है? ये भी आपका पेट दर्द ही होता है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, ये आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। यहाँ इस रीज़न में अगर कोई पेन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, अलग होता है आपके डिस्पेप्सिया से। डिस्पेप्सिया क्या होता है, आपके लेफ़्ट हैंड साइड में अपर साइड में पेन होगा डिस्पेप्सिया में, लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन बिल्कुल बीच में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। एनोरेक्सिया में तो क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट भी दे रखा था मोटिलिटी डिसऑर्डर, मतलब खाना जब जाता है तो अच्छे से पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में नहीं करते हैं। अभी तो हमने देखा किस कंडीशन में करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे किस कंडीशन में नहीं करते हैं। जैसे परफोरेशन का केस है, मतलब कहीं लीकेज है या एस्पिरेशन है, जैसे किसी का फ्लूइड निकाला गया। एस्पिरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना, जैसे कि आपका सपोज़ ये देखो, नीडल डाल के जब कहीं से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं, बायोप्सी हुई है अभी रिसेंट में, या एस्पिरेशन हुआ है। जैसे एस्पिरेशन, जैसे फीमेल का अगर बात करें तो FNAC होता है, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड। तो अल्ट्रासाउंड गाइड करते हैं, नीडल से क्या करते हैं, ब्रेस्ट में से फ्लूइड निकालते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, बॉडी में अलग अलग तरीके के एस्पिरेशंस होते हैं और बायोप्सी होती है, ठीक है। तो रिसेंट में अगर क्या हुआ है, आपकी बायोप्सी हुई है, या एस्पिरेशन हुआ है, या परफोरेशन की कंडीशन है, या आपका फिस्टुला है कहीं पे, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है लार्ज वोवल में कहीं, तो ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। फिर उसके बाद अगर आप पेशेंट प्रिपेयर कराएंगे तो आप प्रिपेयर कैसे कराएंगे पेशेंट को जब आप बेरियम मील के लिए प्रिपेयर कराते हैं तो वैसे 4 आवर्स की फास्टिंग भी चलती है, लेकिन क्योंकि हम स्पेशली स्टमक देखने के लिए कर रहे हैं यहाँ, तो हम 6 आवर्स की फास्टिंग हो अगर पेशेंट को तो वो बेटर है।
फिर उसके बाद स्मोकिंग नहीं करनी है उस टाइम पेशेंट को, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है, आपका म्यूकोजल कोटिंग वो जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उस दिन पेशेंट को मना कर देते हैं कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है, आपको स्मोकिंग वगैरह ये सब नहीं करना है। देन उसके बाद जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनका आप अर्ली अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दिन में कभी भी कर देंगे, आप उनको अर्ली से अर्ली बुलाइए, मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे अगर पॉसिबल हो तो आराम से बुलाइए उनको जल्दी। फिर उसके बाद इसके बाद पेशेंट जिनका गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनमें इंट्रावेनस मेटाक्लोप्रामाइड क्या होता है, ये देखो ये वाली इंजेक्शन दिया जाता है जिन पेशेंट में क्या होता है, मतलब जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको पेट दर्द वगैरह होता है तो उनमें ये वाली दवाई दी जाती है। नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन है या एस्पिरेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें रिलीफ सिम्टम्स के लिए दी जाती हैं, जैसे कि अभी हमने मेटाक्लोप्रामाइड की बात की, इंजेक्शन की। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ये जो दवाई देते हैं, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हम सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, जैसे आपका नोज़िया हो रहा है पेशेंट को पहले, या वॉमिटिंग हो रही है, या हार्ट बर्न जैसी कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्टमक की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद नेज़ोगैस्ट्रिक इंक्यूबेशन कैसा होता है, यहाँ देखो ये नेज़ोगैस्ट्रिक पाइप किसी किसी का डला होता है ना, जैसे खाने में या ऐसे करके दिक्कत होती है तो यहाँ से ऐसे हम पास आउट करते हैं उस चीज़ को, तो ये होता है, ये ट्यूब डला होता है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या होता है, आपका 2 तरीके की स्टडी हैं, एक सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, एक होता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। देखो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या होता है, हम सिर्फ बेरियम देते हैं, कोई भी गैस का कंपोनेंट या कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं दिया जाता है। लेकिन और इसमें भी आपका डिपेंड करता है, लो डेंसिटी बेरियम देना है या हाई डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट देना है। आपका जो ये कॉन्ट्रास्ट होता है ये सारा वाटर सॉल्यूबल होता है। नॉन आयोनिक हम एस्पिरेशन के केस में देते हैं, मतलब जब एस्पिरेशन हुआ है तो आप नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट प्रेफर कर लीजिए अगर आपको करना ही है तो, ठीक है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हुई अगर करनी है तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का मतलब होता है आप पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट दोनों देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट कैसे, कि जो आपने जो बेरियम का दिया है वो हो गया आपका पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। फिर उसके बाद जब आप कोई एयर का यूज़ करते हैं बेटर म्यूकोजल कोटिंग के लिए, एयर जैसे कोई पाउडर ऐसा दिया या कोई टैबलेट ऐसी दी जो अंदर जाके CO2 प्रोड्यूस करे और अच्छी म्यूकोजल कोटिंग करने में हेल्प करे, तो ये जो होता है एफरवेसेंट पाउडर या टैबलेट, ये क्या करती है, CO2 प्रोड्यूस करती है, और जो CO2 या एयर प्रोड्यूस हुई है अंदर जाके उसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है, आपकी एयर या CO2 है ना। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में देखो आप कौन सा वाला यूज़ कर रहे हो, 250% वेट बाई वॉल्यूम, ये अलग अलग डेंसिटी के कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, अलग अलग केस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में ये वाला आप यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखो ये आपका इतना ml जो आपका बेरियम सस्पेंशन आप यूज़ कर रहे हैं, इतना ml उसमें नेसेसरी रहता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें आपकी कितनी क्वांटिटी है ये पेशेंट के हिसाब से वेरी करते हैं, मतलब पेशेंट को कितना कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कितनी एज है पेशेंट की, कितना वेट है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है उस पर। फिर उसके बाद है देखो स्टैंडर्ड व्यूज़, आपकी पोजीशंस बता रखे हैं। स्टैंडर्ड व्यूज़ मतलब आप किस किस पोजीशन में लोगे व्यू। तो जैसे अगर आप सुपाइन कर रहे हो, ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशन होगी, तो कैसे व्यूज़ लिए जाएंगे, और डबल कॉन्ट्रास्ट में कैसे कैसे व्यूज़ लेने हैं। तो देखो जो आपका सिंगल कॉन्ट्रास्ट जिसमें आपने एयर यूज़ नहीं किया उसमें आपका जो बॉडी आप देखोगे या एंट्रम पाइलोरस देखोगे वो आप खड़े करके या प्रोन पोजीशन में देख सकते हो। लेकिन जब आप एंट्रम और पाइलोरस स्पेशली देखोगे तो क्या करोगे, आप करबट ले लोगे, पेशेंट को करबट लेने को बोलोगे राइट साइड में, मतलब उसकी जो राइट साइड है वो डाउन साइड आए। आप ऐसा क्यों करोगे, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो पूरे पेट में फैल जाए, है ना। फिर आप D1 और C लूप देखोगे तो आपको फिर से उसको राइट साइड जो प्रोन है वो सेम पोजीशन में था। ये जो कंट्रास्ट है ना, जब आप करवेट लेते हो ना तो आपके पेट में जो दवाई जाती है ना वो अच्छे से कोट हो पाती है। फिर उसके बाद आप D4 देखोगे तो वो आप सुपाइन पोजीशन में कर सकते हो। फिर उसके बाद अब आप यही चीज़ डबल कंट्रास्ट में देखो किस तरीके से होगी।
यहाँ डबल कंट्रास्ट में आप अगर यही चीज़ करोगे फंडस देखने के लिए तो आपको 2 व्यू लेने पड़ेंगे, एक 90 डिग्री पे और दूसरा प्रोन पोजीशन में। फिर बॉडी देखोगे तो 60 डिग्री का आपका हेड एंड एलिवेशन का केस होगा। फिर सुपाइन, यही चीज़ जो आपने एंट्रम एंड पाइलोस किया था ये आप प्रोन की जगह सुपाइन में देखोगे, राइट साइड अप में, क्योंकि यहाँ गैस हम यूज़ कर रहे हैं तो गैस का केस हो गया। फिर उसके बाद मतलब यहाँ पोजीशंस अपोजिट हो जाती हैं, जहाँ आप डबल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हो वहाँ पोजीशन अपोजिट हो जाती हैं। फ्लूइड और गैस का नेचर थोड़ा अलग होता है, ठीक है, इसलिए। फिर उसके बाद सिंगल कॉन्ट्रास्ट हाई केवी टेक्निक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हाई केवी टेक्निक मतलब आपका जो केवी टेक्निक है वो अगर आप हाई यूज़ कर रहे हो तो कैसे, देखो बेरियम सल्फेट आप 120 से लेके 130 केवीपी पे जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये क्या करेगा कि आपका जो बेरियम कॉलम है वो विजुलाइज होगा अच्छे से। जैसे कि आप अगर डबल कंट्रास्ट मीडियम यूज़ कर रहे हो इसके साथ, जैसे हाई केवी टेक्निक आपने यूज़ किया उसमें आपने डबल कंट्रास्ट यूज़ किया, तो डबल कंट्रास्ट में क्या होता है जब आप वो पाउडर दोगे, वो पाउडर क्या होता है बेसिकली आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है या सिट्रिक एसिड का बना होता है ना। तो अगर आप देते हो, ये इसका नाम होता है बस्कोपेन नाम के, हायोसिन या बस्कोपेन इसको देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं। तो ये इंट्रावेनसली जो बस्कोपेन दिया जाता है डबल कंट्रास्ट स्टडी के लिए, ये क्या करता है डिस्टेंशन मतलब उस चीज़ को फैला देता है ना। कोई चीज़ सुखड़ी हुई है उस चीज़ को डिस्टेंड कर दोगे तो वो अच्छी से खिंची दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो जो बस्कोपेन इंजेक्शन दिया जाता है वो आपके डिस्टेंशन करने के लिए दिया जाता है। आपका जो गैस फॉर्मिंग एजेंट है वो बेसिकली उसका बना हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड का, जो कि आपको ओरली दिया जाएगा। तो डिस्टेंशन के लिए दिया जाता है हायोसिन बस्कोपेन इंजेक्शन इंट्रावेनसली नसों के द्वारा। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, गैस फॉर्म करनी है। अगर सपोज डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए तो आपको दिया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड का कोई गैस फॉर्मिंग एजेंट, जिसे हम एफरवेसेंट पाउडर भी बोलते हैं। और अलग अलग क्या होता है मार्केट में ऐसे कई तरीके के अलग अलग नाम से आते हैं, ब्रांड नेम के नाम से, ठीक है। इसके लिए हमें जो स्टमक है वो बिल्कुल आपका फ्लूइड फ्री होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 100 से 150 ml आप हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी वेरियम देंगे। हाई डेंसिटी और लो विस्कोसिटी वेरियम का मतलब हो गया जिसका डेंसिटी तो हाई हो, पर यूनिट जो आप मॉलिक्यूल्स हो वो तो हाई हो, लेकिन वो जो गाढ़ा हो, मतलब जैसे गाढ़ा और पतला होता है ना, कितना आपका गाढ़ा है, किस कंसिस्टेंसी का है, ये कम गाढ़ा हो तो वो होता है लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कम गाढ़ा, है ना। हाई विस्कस मतलब ज़्यादा गाढ़ा, है ना। तो लो विस्कोसिटी मतलब वैसे पतला हो और डेंसिटी उसकी हाई हो। तो इस तरीके का हम बेरियम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाई केवी टेक्निक में और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में। फिर उसके बाद अब जो हम डिस्टेंशन के लिए आईवी वस्कोपेन दे रहे हैं वो कुछ पेशेंट्स में नहीं भी दिया जाता है, तो आपको हर जगह डिस्टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल ऐसे ही भी काम चल रहा है, जैसे कि आपका ग्लूकोमा की कंडीशन है, ग्लूकोमा में क्या होता है आपका एक आई डिसऑर्डर है, जिससे में क्या होता है ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है, आँखों की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से, तो उस चीज़ को बोलते हैं ग्लूकोमा, आँखें लाल हो जाती हैं उस चीज़ से। और पेशेंट में ब्लाइंड अगर आप ये देते हो, पेशेंट में कुछ ब्लरिंग होने के, विजन ब्लरिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। या फिर यूरिनरी रिटेंशन, जिन लोगों की यूरिन पास नहीं हो पाती अच्छे से उनमें आप वस्कोपेन नहीं देंगे। फिर उसके बाद टैकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट बीट, जिसकी हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा है, जैसे 72 या 70 तक होता है अपना, है ना, नॉर्मल में हार्ट बीट पर मिनट, यहाँ पे 100 तक भी होता है, तो टैकीकार्डिया की कंडीशन हो जाती है, उसमें नहीं देना है। कोई कार्डियक डिजीज़ है तो उसमें नहीं देना है। हीमोडायनेमिक इम्बैलेंस क्या होता है ये देखो, वैसे मैंने आपके लिए अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये कॉपी राइट के अगेंस्ट है हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। ग्लूकोमा की कंडीशन क्या है, आपकी आई की कंडीशन है, ये मैं बता चुकी हूँ। यूरिनरी रिटेंशन भी मैंने आपको बता दिया, टैकीकार्डिया भी बता दिया। ये आपका हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी बची हुई है ना, इम्बैलेंस भी बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है कि आपका ये इसमें ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो जाता है, आपका जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस, वो अब नॉर्मल हो जाता है ना, तो जिससे ब्लड फ्लो जो है आपके ऑर्गन्स तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं देना है। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जो पोजीशंस हैं वो याद रखनी है,
है ना। वो जो पोजीशंस हैं बस वो करना सीखना है। आपको ये याद रखना है कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज़ करते हैं। पॉजिटिव आपका बैरियम हो गया, नेगेटिव आपका गैस फॉर्मिंग एजेंट हो गए। और डिस्टेंशन के लिए आपने बस्कोपेन यूज़ कर लिया, और आपका जो गैस फॉर्मिंग एजेंट है वो बेसिकली सिट्रिक एसिड पे बेस्ड है, सोडियम बाइकार्बोनेट पे बेस्ड है ना। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बैरियम स्वेलो में हमने क्या किया था, ऊपर का स्टडी किया था, आपका पूरा ईज़ोफेगस ऊपर का। नीचे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे स्टोमक में फोकस है ना, ड्यूडनम में फोकस है, जेजुनम में फोकस है। उसके बाद बैरियम मील फॉलो थ्रू बात करेंगे तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें क्या अलग है ऐसा, उस बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आफ्टर केयर बात कर लेते हैं। जब पेशेंट का प्रोसीजर हो जाता है, आप अलग अलग एंगल से जब एक्सरे ले लेते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है, पेशेंट को कुछ दिनों तक पॉटी वाइट कलर की आती है, मतलब जो स्टूल्स आएंगे वो वाइट कलर के आएंगे। तो आपको पहले ही बताना है, क्योंकि ऐसा ना हो पेशेंट घबरा जाए, तो आपको ये चीज़ पहले ही बतानी है कि आपको ज़्यादा पानी पीना है। आज आपके जो स्टूल्स पास होंगे वो वाइट कलर के होंगे, और पेशेंट को क्या हो जाए, एक बार में ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप लेग्जेटिव्स देते हैं। लेग्जेटिव मतलब ऐसी दवाई जिससे क्या होता है, एक बार में आपकी जो स्टमक है वो बिल्कुल पूरा पाथवे इजीली क्लियर हो जाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेग्जेटिव्स। फिर उसके बाद पेशेंट को क्या है, जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि हाँ अब इसका ये अच्छे से क्लियर हो गया है, 1 घंटा ना हो जाए, तब तक आपको पेशेंट को डिपार्टमेंट छोड़ने की परमिशन नहीं देनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने जब बस्कोपेन दिया तो उससे विजन ब्लर होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर सपोज़ वो ग्लूकोमा का पेशेंट था और आपने उसको जाने दिया, क्योंकि कंडीशन ज़्यादातर नॉर्मल में पता नहीं चल पाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है पेशेंट को स्वेलिंग तो नहीं आ गई है, रैशेस तो नहीं हो गए हैं, ब्लर विजन तो नहीं हो गए है ना, नोजिया तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं, उसके बाद ही आप पेशेंट को अलाउ करेंगे जाने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।